इस वीडियो में अब हम ये बात करेंगे कि एक कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी जो है यानी कि सीएफटी उसकी हिल्बर्ट स्पेस को कैसे बिल्ड करते हैं। तो इसको बिल्ड करने का जो तरीका है वो काफ़ी सिमिलर है उन तरीक़ों के जिससे हम सीएफटीज़ जो हैं जो क्यूएफटीज़ हैं उनकी हिल्बर्ट स्पेस बिल्ड करते हैं। या फिर अगर आप और एलिमेंट्री लेवल पर चले जाओ तो जिस तरह हम हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स में उसकी जिस तरह से हिल्बर्ट स्पेस बिल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बिल्ड करेंगे। तो अगर मैं आपको याद कराऊँ तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो हिल्बर्ट स्पेस होती है वो इस तरह से बिल्ड होती है कि देयर इज़ सम स्टेट जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं और फिर आप उसके ऊपर क्रिएशन ऑपरेटर्स जो है वो अप्लाई करते हो। तो आप एक अप्लाई कर सकते हो या फिर दो क्रिएशन ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हो या फिर एन क्रिएशन ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर हमें पता है कि एक वैक्यूम स्टेट होती है, राइट। और इस वैक्यूम स्टेट के ऊपर हम डिफरेंट मोमेंटम के कॉरिस्पॉन्डिंग क्रिएशन ऑपरेटर्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अब कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी के अंदर क्रिएशन ऑपरेटर्स जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन क्रिएशन ऑपरेटर्स जो है वो कहाँ से आएंगे? तो हमें ये पता है कि किसी भी सीएफटी के अंदर स्ट्रेस टेंसर तो होता ही है। ठीक है, तो स्ट्रेस टेंसर जो है वो जो कि एक फील्ड है और उसके जो क्रिएशन ऑपरेटर्स हैं वो हमें पता है कि क्या होने चाहिए। तो अगर हमारे पास एल एन है जो कि स्ट्रेस टेंसर के मोड्स हैं यानी कि विरासोरो मोड्स, तो हमें पता है कि इसका जो क्रिएशन ऑपरेटर होना या ना होना है वो इससे डिसाइड होता है कि एन क्या है। तो अगर एन जो है वो लेस देन और इक्वल टू -2 है तो ये क्रिएशन ऑपरेटर होता है, और अगर एन ग्रेटर देन -2 है तो फिर ये एनाइलेशन ऑपरेटर होता है। ठीक है, यह बात हमें पता है। इसका मतलब है कि वो वाले एलेंस जिसमें एन जो है वो लेस देन और इक्वल टू -2 हो, उनको यूज़ करके आप एक हिल्बर्ट स्पेस बिल्ड कर सकते हो ऑन द वैक्यूम। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वैक्यूम से स्टार्ट करो 0, ठीक है, तो उसके ऊपर आप इस तरह से बिल्ड कर सकते हो कि देयर इज़ L-2 की कोई पावर हो सकती है, तो इसको P2 कह देते हैं। L-3 की कोई पावर, L-4 की कोई -4 की कोई पावर एंड सो ऑन। तो ये मोस्ट जनरल स्टेट है जो आप लिख सकते हो इस पर्टिकुलर हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। ठीक है, ओके। अब इस तरह से जो हिल्बर्ट स्पेसेस बिल्ड होती है ना, इनको हम कहते हैं वर्मा मॉड्यूल्स। तो ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि बार बार यूज़ होगा। सो वर्मा मॉड्यूल, ठीक है। अब वर्मा मॉड्यूल जो है वो इस पर डिपेंड करता है ऑफ कोर्स कि आप कौन सी सीएफटी की बात कर रहे हो, और सीएफटी जो है वो इस पर डिपेंड करती है कि आप सेंट्रल चार्ज क्या रख रहे हो। तो इस वर्मा मॉड्यूल को एक तो लेबल किया जाता है सेंट्रल चार्ज से, और इसके अलावा एक और चीज़ से लेबल किया जाता है जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो जो चीज़ है उसकी वैल्यू जो है वो 0 है, और बाद में अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगी कि ये 0 क्यों है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या ये मोस्ट जनरल स्टेट है जो आप लिख सकते हो एक सीएफटी के अंदर। अगर तो स्ट्रेस टेंसर ही है और उसके अलावा और कोई फील्ड्स हैं नहीं सिवाय डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेस टेंसर के, तो प्रॉबली यस आई मीन उस वक्त आप कोई और क्या कहते हैं फील्ड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास कोई और प्राइमरी फील्ड हो जिसको हम फाई कहते हैं, तो हमें पता है कि प्राइमरी फील्ड जो हैं उनके कॉरिस्पॉन्डिंग हम वो बना सकते हैं नई स्टेट्स बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑपरेटर कॉरिस्पॉन्डेंस, जिसकी बात हमने काफ़ी पहले की थी। तो अगर आपके पास एक प्राइमरी फील्ड है फाई, तो हमें पता है कि अगर आप इसको ऐसे यूज़ करो कि फाई जी बार पे है और इसको एक्ट करवाओ वैक्यूम पे और लिमिट लो जहाँ पे जी और जी बार दोनों जो हैं ये अप्रोच करते हैं 0 को, तो हमने इसको कहा था कि ये जो स्टेट है ये इसको हम फाई स्टेट कहते हैं। और एक्चुअली हमने इसका एक्सप्रेशन भी डिराइव किया हुआ है पहले वाली वीडियोस में, और वो एक्सप्रेशन कुछ यूँ था। ठीक है, और आप और ये जहाँ पे ये जो एच और ये एच बार हैं ये इस फाई फील्ड के कन्फॉर्मल वेट्स हैं। ठीक है, अगर तो एक कायरल फील्ड है तो फिर भी ऐसा ही होगा, बस अब सिर्फ जी आएगा, जी बार नहीं आएगा। और अगेन लिमिट जी गोज़ टू 0, तो इसमें आएगा फाई -h, यानी कि जो इसका मोड जहाँ पे मोड जो n होता है मोड में वो -h के इक्वल हो, तो वो एक्ट करेगा सिर्फ, और इसको हम कहते हैं फाई स्टेट। ठीक है, तो हमें पता है कि प्राइमरी स्टेट्स जो हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम स्टेट्स जो हैं वो लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ स्टेट ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, अब ये जो प्राइमरी स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स हैं इनकी हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगर मैं एल एन जहाँ पे n जो है ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इसको एक्ट करवाऊँ
इस प्राइमरी स्टेट के ऊपर, तो क्या बनता है? तो ये बनता है एल एन एक्टिंग ऑन फाई ऑफ माइनस एच एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। और याद रखना कि एन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि यू हैव फाई माइनस एच एल एन प्लस द कम्यूटेटर ऑफ दीज टू थिंग्स एक्टिंग ऑन ज़ीरो द वैक्यूम स्टेट। ठीक है, तो मैंने सिर्फ कम्यूटेटर की डेफिनेशन यूज़ की है यहाँ पे। तो हमें पता है कि ये चीज़ जो है ये जब एक्ट करेगी इस वैक्यूम पे तो ये तो ज़ीरो दे देगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एल एन जो है वो वैक्यूम पे एक्ट कर रहा है और एन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। और अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन -2 है। ठीक है, जिसका मतलब है कि ये एक एनाइलेशन ऑपरेटर है एल एन यहाँ पे, और इसका मतलब ये है कि ये वैक्यूम पे एक्ट करके हमें ज़ीरो देगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म जो है ये तो बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेगी। जो ये कम्यूटेटर है हमें पता है कि ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए h माइनस वन टाइम्स n माइनस प्लस n प्लस h टाइम्स n माइनस h एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। तो आप देख सकते हो कि ये बनता है h इंटू n प्लस वन माइनस n। बट ये जो सामने आ रहा है कोएफिशिएंट ये इतना मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैटर करती है वो दरअसल ये है कि यू हैव n माइनस एच। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर फाई के ऊपर कोई भी मोड हो फाई m, तो ये अगर तो m लेस देन और इक्वल टू माइनस एच है तो ये क्रिएशन ऑपरेटर है, c का मतलब है क्रिएशन ऑपरेटर। और अगर m बिगर देन माइनस एच है तो ये एनाइलेशन ऑपरेटर है। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि n माइनस एच जो है ये तो ऑफ कोर्स बिगर देन माइनस एच है, तो ये दिस इज़ बिगर देन माइनस एच बिकॉज m जो n है वो बिगर देन ज़ीरो है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो मोड है n माइनस एच ये बिगर देन माइनस एच है, जिसका मतलब है कि ये जो मोड है ये एक एनाइलेशन ऑपरेटर है, जिसका मतलब है कि ये एनाइलेट कर देगा वैक्यूम को एंड देयरफॉर यू गेट ज़ीरो। जिसका मतलब ये है कि ये जो हमने कैलकुलेशन की है इसका आंसर ज़ीरो है इफ़ n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है उन स्टेट्स की जो कि क्या कहते हैं कॉरिस्पॉन्ड करती हैं प्राइमरी स्टेट्स को। बट अगर आप याद करो तो हमने जब वैक्यूम की बात की थी तो हमने कहा था कि इसके ऊपर आप सिर्फ क्रिएशन ऑपरेटर्स लगाकर ही बिल्ड कर सकते हो हिल्बर्ट स्पेस। और ये जो वैक्यूम स्टेट्स होती है ना इनकी एक जो होती है क्या कहना चाहिए इनकी जो एक प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो एनाइलेशन ऑपरेटर्स होते हैं एनाइलेशन ऑपरेटर्स वो इसको एनाइलेट करते हैं। तो ये जो हैं ये तमाम एनाइलेशन ऑपरेटर्स तो नहीं है, बिकॉज एनाइलेशन ऑपरेटर्स को अगर मैं लिखूँ तो वो L-1 से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो 1 2 एंड सो ऑन। बट ये जो इसको अगर आप निकाल दो तो इससे तो ये एनाइलेट हो ही रहा है। तो हम काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि ये जो प्राइमरी स्टेट्स के कॉरिस्पॉन्डिंग स्टेट्स हैं, प्राइमरी फील्ड्स के कॉरिस्पॉन्डिंग स्टेट्स हैं, इनको भी हम वैक्यूआ के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। अब वैक्यूआ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एग्जैक्टली वही वैक्यूम जो कि ज़ीरो होता है, नहीं, उस तरह से ये एक्ट नहीं करती। बल्कि इस सेंस में वैक्यूम के इट्स अ स्टेट जिसके ऊपर आप क्रिएशन ऑपरेटर्स लगा कर एक स्टेट बिल्ड कर हिल्बर्ट स्पेस बिल्ड कर सकते हो। तो मैं कह ये रहा हूँ कि पहले हमने ये कहा था कि हमने ज़ीरो के ऊपर इस तरह से एक्ट किया, वो कोई सम पावर एंड सो ऑन। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस तरह की स्टेट्स जो हैं यानी कि जो स्टेट्स कॉरिस्पॉन्ड करती हैं प्राइमरी फील्ड्स को, उनके ऊपर अब हम क्रिएशन ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। लेकिन अब क्रिएशन ऑपरेटर्स जो हैं वो -2 से स्टार्ट नहीं होते, बल्कि वो -1 वाला जो है वो भी क्रिएशन ऑपरेटर है, और जो L0 है वो भी इस फील्ड के लिए क्रिएशन ऑपरेटर है। तो इसके लिए आप यूँ कर सकते हो कि L0 क्रिएशन नहीं है, L0 क्रिएशन ऑपरेटर नहीं है। मैं इस सेंस पे कह रहा हूँ कि L0 जो है वो एनाइलेट नहीं करता इस स्टेट को जो कि फाई स्टेट है। लेकिन क्रिएशन ऑपरेटर्स जो हैं वो L-1 L-2 एंड सो ऑन है। तो L-1 की कोई पावर, L-2 की कोई पावर, L-3 की कोई पावर एंड सो ऑन। तो ये मोस्ट जनरल स्टेट है जो कि आप बिल्ड कर सकते हो इस स्टेट के ऊपर जो कि कॉरिस्पॉन्ड करती है एक प्राइमरी स्टेट को। तो इन ऐसी स्टेट्स को हम कहते हैं हाईएस्ट वेट स्टेट्स। हालांकि ये नेम थोड़ा सा मिसलीडिंग है, हम देखते हैं कि ये मिसलीडिंग क्यों है। सो हाईएस्ट वेट स्टेट्स, तो हर प्राइमरी फील्ड के कॉरिस्पॉन्डिंग
एक हाईएस्ट वेट स्टेट होती है जिसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो अपना वर्मा मॉड्यूल। ठीक है, अब मैंने पहले कहा था कि वर्मा मॉड्यूल जो है वो दो चीज़ों से लेबल होता है। तो दूसरी चीज़ क्या है, तो ये जो प्राइमरी स्टेट है, ये जो प्राइमरी स्टेट है फाई, इसका सपोज़ करो कि जो कन्फॉर्मल वेट है वो एच है। ठीक है, तो कई दफ़ा ये जो हाईएस्ट वेट स्टेट्स होती हैं ना, इनके कन्फॉर्मल वेट से लेबल किया जाता है, ना कि फील्ड से भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर एज से किया जाता है, तो मैं इसको अब एज से लेबल करूँगा। तो अब आप दो चीज़ें देखो, पहली चीज़ तो ये कि ये जो वर्मा मॉड्यूल है ये डिपेंड करता है इस पर कि CFT क्या है, जो कि डिपेंड करती है इंटर्न के जो सेंट्रल चार्ज है वो क्या है। लेकिन ये वर्मा मॉड्यूल जो है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि एज क्या है, क्योंकि डिफरेंट एज के लिए एक डिफरेंट वर्मा मॉड्यूल आएगा। तो वो जो दूसरी चीज़ मैंने कहा था जिससे वर्मा मॉड्यूल लेबल होती है, वो दरअसल ये है कि हाईएस्ट वेट स्टेट का कन्फॉर्मल वेट क्या है। ठीक है, और मैंने कहा था कि ये हम इस केस के लिए ज़ीरो है, इस केस के लिए ज़ीरो इसलिए है बिकॉज ये जो स्टेट है ये कॉरिस्पॉन्ड करती है आइडेंटिटी ऑपरेटर को, और आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है उसका कन्फॉर्मल वेट ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि ये ज़ीरो होना चाहिए यहाँ पे एज, लेकिन ये मोस्ट जनरल वर्मा मॉड्यूल है। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास एक प्राइमरी स्टेट है फाई, तो वो तमाम स्टेट्स जो कि यहाँ से हमें मिलती हैं, इसको हम कहते हैं कन्फॉर्मल फैमिली। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप एक प्राइमरी फील्ड देखो तो उसको कहते हैं कि कन्फॉर्मल फैमिली ऑफ दैट प्राइमरी फील्ड। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात जो कि मैंने करनी थी वो ये है कि बिकॉज ऑफ स्टेट ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डेंस होता ये है कि ये जो जितनी भी यहाँ पे मैं स्टेट्स लिख रहा हूँ ना, ये कॉरेस्पॉन्ड करती हैं किसी ना किसी फील्ड को। तो ये हम कुछ फील्ड्स के कुछ स्टेट्स के लिए देखेंगे कि ये कौन सी फील्ड्स हैं जिनको ये कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात जो कि मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह से क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर होता है कि आप जब इस तरह की स्टेट्स बनाते हो तो दे आर एक्चुअली द बेसिस स्टेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात भी करो तो वहाँ पे भी जो आप स्टेट्स बनाते हो यूजिंग दी इक्वेशन ऑपरेटर्स, वो दरअसल बेसिस होती हैं। ठीक है, और आप एक आर्बिट्ररी स्टेट लिख सकते हो यूजिंग दोज बेसिस स्टेट्स। तो ये जो मैं यहाँ पे स्टेट्स लिख रहा हूँ ना, ये दरअसल बेसिस स्टेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात वो ये है कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ इस तरह की स्टेट्स की तो वो क्या होंगी। तो मैं कुछ एग्जांपल्स कोट करता हूँ। पहली एग्जांपल वो है जहाँ पे कोई भी इक्वेशन ऑपरेटर अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, ओके। दूसरी एग्जांपल वो है जहाँ पे सिर्फ L-1 की फर्स्ट पावर है। ठीक है, तीसरी एग्जांपल वो है कि L-1 की सेकंड पावर, और फिर एक और जहाँ पे L-2 अप्लाई हुआ है। और ये दो एग्जांपल्स। तो मैं इनको इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ, मैं इनको इस तरह से इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज हम ये जो स्टेट्स होती हैं ना, सारी की सारी बेसिस स्टेट्स, इनको हम बांटते हैं इनको हम बांटते हैं एक ख़ास तरीके से जिनको हम कहते हैं लेवल्स। और हम लेवल्स में क्यों बांटते हैं अभी थोड़ी देर में ये समझ आ जाएगा कि लेवल्स में हम क्यों बांटते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे मैं बल्कि एक लेवल, तो इसको हम कहते हैं लेवल 0, इसको कहते हैं लेवल 1, और ये दोनों जो हैं ये लेवल 2 में होती हैं। और लेवल 3 में क्या होगा कि -1 की पावर 3 ये हो सकता है, फिर -1 -2 ये आ सकता है, और फिर -3 ये आ सकता है। तो ये तीनों जो हैं ये मिलके लेवल 3 में रहती हैं। ठीक है, तो अब ये जो लेवल 0 है, ये इसको हम, इसमें जो स्टेट एक ही रहती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टेट, जो कि हमें पहले ही पता है कि ये प्राइमरी स्टेट है। फिर ये जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन जितने भी लेवल्स हैं, उनमें जो ये जो बेसिस स्टेट्स रहती हैं ना, इनको हम कहते हैं डिसेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये ले लो, या फिर ये लेवल 2 वाला ले लो, या फिर ये लेवल 3 ले लो। इसको हम कहते हैं डिसेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, डिसेंडेंट जब भी, या फिर सिंपली डिसेंडेंट्स भी कहते हैं कई दफ़ा। अच्छा, अभी लेवल्स में बांटते क्यों हैं हम? लेवल्स में हम इसलिए बांटते हैं क्योंकि एक गिवन लेवल के अंदर जितनी भी बेसिक स्टेट्स आती है ना, उन सबका कन्फॉर्मल वेट सेम होता है। अब कन्फॉर्मल वेट सेम होता है, हमें कैसे पता? ये हमें इस तरह से पता कि आप कुछ एग्जांपल्स देखो यहाँ पे। तो अगर मैं लेवल 1 से स्टेट लेकर आऊँ ये, और इसका कन्फॉर्मल वेट मुझे पता करना है, तो हमें पता है कि कन्फॉर्मल वेट पता करने के लिए हमें इसके साथ ऑपरेट करवाना पड़ता है, L0 के साथ। तो इसका आंसर हम कैसे पता करेंगे? वेल, सिंपली आप इसको लिखोगे इस तरह से, और फिर इसका कम्यूटेटर एक्टिंग ऑन दिस थिंग। सो पहली जो
स्टेट है, सॉरी पहली जो टर्म है वो तो ये बनेगी, दूसरी टर्म जो है वो है L-1 एक्टिंग ऑन दिस। अब ये जो है ये L0 एक्ट कर रहा है इस प्राइमरी स्टेट के ऊपर, लेकिन प्राइमरी स्टेट का जो कन्फॉर्मल वेट है उसी से हमने लेबल किया हुआ है, तो वो H है, तो दिस बिकम्स H टाइम्स दिस, और ये है H+1 टाइम्स दिस थिंग। इसका मतलब है कि ये सिंपली क्या बनता है, H+1 टाइम्स दिस थिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक प्राइमरी स्टेट थी जिसका कन्फॉर्मल वेट H था, तो ये L-1 के अप्लाई करने की वजह से इसका कन्फॉर्मल वेट 1 से बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह -2 कर देता तो फिर क्या होता, तो फिर यहाँ पे -2 आ जाता, यहाँ पे भी 2 आ जाता, यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे भी 2 आता, और फिर यहाँ पे भी 2 आता, क्योंकि अगर आप ये कम्यूटेटर कैलकुलेट करो तो आपके पास यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 आ जाता, और यहाँ पे आता +-2, और यहाँ पे 2 आता, और यहाँ पे 2 आता, जिसका मतलब है कि यहाँ पे H+1 की बजाय H+2 आता। ठीक है, और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये समझ आ रही है हमें कि L-2 के अप्लाई करने से कन्फॉर्मल वेट 2 से बढ़ जाता है। इसलिए L-1 अगर अप्लाई हुआ हो H पे और L-2 अप्लाई हुआ हो तो उनके कन्फॉर्मल वेट्स डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए L-1 वाला जो है उसको हम रखते हैं लेवल 1 में, और ये जो L-2 वाला है इसको हम रखते हैं लेवल 2 पे। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपके पास L-1 का स्क्वायर हो, ठीक है, तो तब भी यही आएगा आंसर, ये यानी कि L-1 को 2 दफ़ा अप्लाई करने से क्या होगा कि कन्फॉर्मल वेट बढ़ेगा 2 से। ठीक है, अब इसको हम जनरलाइज़ करें अगर इस रिज़ल्ट को, तो हम ये देख सकते हैं कि L-1 जो है L-n जो है, अगर आप उसको अप्लाई करो तो फिर इसका कन्फॉर्मल वेट पता करो क्या है, तो इट्स H+n। ठीक है, इसका मतलब है कि L-n को अप्लाई करने से कन्फॉर्मल वेट n से बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आपने लेवल्स में बांटना है इसको ऑन द बेसिस ऑफ कन्फॉर्मल वेट्स, तो ये जो जिस कन्फॉर्मल वेट से बढ़ रहा है ये वो सेम होना चाहिए सबके लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ लेवल 3 में देखो, तो इसको अगर आप L-1 को 3 दफ़ा अप्लाई करो तो जो लेवल है वो जो कन्फॉर्मल वेट है वो 3 से बढ़ता है। फिर हमें पहले पता है कि L-2 जो है उससे 2 से बढ़ेगा, और फिर L-1 से फिर 1 से बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल फिर 3 से बढ़ गया, और इसीलिए L-3 जो है उससे तो बढ़ता ही 3 से है। तो अब आप अगेन देखो कि लेवल 3 जो है वो उसके अंदर जितने भी बेसिस स्टेट्स हैं उनका जो कन्फॉर्मल वेट है वो है N+H 3+H, यानी कि H+3, ये की बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक लेवल में कुछ स्टेट्स हैं, तो अगर सपोज करो लेवल n है, कैपिटल N, ठीक है, तो उसमें जो मोस्ट जनरल स्टेट हो सकती है वो इस तरह से होगी कि L-1 टू सम पावर, L-2 टू सम पावर, और जो सबसे बड़ा यहाँ पर आ सकता है वो है L-n टू सम पावर, और ये पावर जो है या तो ये 0 होगी या 1 होगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, एक्टिंग ऑन H। लेकिन इस पर जो कंस्ट्रेंट है वो ये है कि ये जितने भी हैं माइनस के बगैर इनको अगर आप इन पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो सबके लिए, तो उसका जो सम होना चाहिए वो उस लेवल के इक्वल आना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये अगर आप कैलकुलेट करो, ये जो मैंने सम बताया आपको, तो ये कैलकुलेट करता है कि H में कितना ऐड करो तो इस स्टेट का कन्फॉर्मल वेट आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से करो कि J टाइम्स Pj वेयर J गोज़ फ्रॉम 1 to n, दिस शुड बी n। तो ये कंस्ट्रेंट है इस स्टेट के ऊपर, अगर इस स्टेट ने होना है लेवल n के अंदर। ठीक है, और ये जो स्टेट है इसका जो कन्फॉर्मल वेट है, सो कन्फॉर्मल वेट ये होगा H, जो कि H तो है ही, लेकिन उस पर फिर आप ऐड कर दो कैपिटल N। जितनी भी स्टेट्स होंगी इसके अंदर सबका जो वेट है वो H+n है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको लेवल्स में बांटते हैं। लेवल 1 जो है उसमें तमाम जो बेसिस स्टेट्स हैं उनका जो कन्फॉर्मल वेट है वो है H+1, लेवल 2 में होगा H+2, जो मर्जी स्टेट ले लो, लेवल 3 में होगा H+3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक और चीज़ नोट करो, और वो ये है कि हम ये जो सम है इसको एवेल्यूएट करेंगे या फिर इसको एनालाइज करेंगे कुछ स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ n के लिए। तो सपोज़ करो कि n जो है ये 3 है। ठीक है, एक बहुत छोटा नंबर लेते हैं। तो ये जो सम है इसमें हमें पता है कि j क्या हो सकते हैं, अब पावर्स क्या होती हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, वो हमें नहीं पता। तो हम कह सकते हैं कि 3 जो कि ये n है, इसको मैंने लिखा है, इट शुड बी j। अब j जो है वो 1 से स्टार्ट होता है,
टाइम्स सम पावर, जो कि हमें नहीं पता क्या है, प्लस 2, अब J2 है, टाइम्स सम पावर प्लस 3 टाइम्स सम पावर। तो कितने तरीके हैं इसको सेटिस्फाई करने के? वेल, एक तरीका तो ये है कि आप तीनों दफ़ा 1 ले लो और ये दोनों ज़ीरो हों, यानी कि P1 जो है ये 3 है, P2 जो है ये ज़ीरो है, और P3 जो है ये भी ज़ीरो है। तो ये जो 3 आ रहा है ना, इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 इक्वल्स 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है। एक और तरीका सेटिस्फाई करने का ये है कि ये दोनों 1 हो जाएं और ये ज़ीरो है, जिसका मतलब ये है कि आप 1 दफ़ा 1 लिखो और 1 दफ़ा 2 लिखो। ठीक है, ये दोनों तरीके जो हैं ये इनको आप ऐड करो तो 3 ही मिलता है। लास्ट तरीका जो है इसको सेटिस्फाई करने का वो ये है कि ये दोनों ज़ीरो हों और ये 1 हो, तो जिसका मतलब है कि 3 जस्ट इक्वल्स 3। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि 3 तरीके हैं सेटिस्फाई करने के, जिसका मतलब है कि लेवल 3 में 3 डिफरेंट बेसिस स्टेट्स होनी चाहिए, और हमने पहले भी देखा था कि हाँ 3 ही थी लेवल 3 के अंदर। लेकिन एक और चीज़ नोटिस करो कि ये जिस तरह से हमने लिखा है ना यहाँ पे, ये बताता है कि ये दरअसल 3 की डिफरेंट पार्टीशंस को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, डिफरेंट जो बेसिस स्टेट्स होती हैं एक लेवल के अंदर। अब पार्टीशंस क्या होती हैं? अब मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा अगर आपने ये मूवी देखी हुई है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, तो उसमें पार्टीशन के बारे में काफ़ी बात हुई है, रामानुजन ने काम किया था इस पर। लेकिन पार्टीशन ऑफ एन इंटीजर का मतलब ये होता है कि उस इंटीजर को कितने डिफरेंट तरीक़ों से ऐड करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पार्टीशन ऑफ 3 इज़ 3, तो ये P जो है, P ऑफ समथिंग, P जो है ये पार्टीशन है। इसी तरीके से अब आप अगर आप एक और हायर n के लिए देखना चाहो, 4 के लिए, तो 4 के लिए ये किस तरह से दिखेगा? तो 4 के लिए इस तरह दिखता है कि 4 इक्वल्स 1 टाइम्स समथिंग प्लस 2 टाइम्स समथिंग प्लस 3 टाइम्स समथिंग प्लस 4 टाइम्स समथिंग। तो कितने तरीके हैं सेटिस्फाई करने के? एक तो ये है कि ये 4 हो जाए, ये सारे ज़ीरो हो जाएं, जिसका मतलब है कि 4 इज़ जस्ट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि ये बताता है कि 4 1 के साथ है, जिसका मतलब है कि 4 दफ़ा 1 ऐड कर दो। फिर एक और तरीका सेटिस्फाई करने का ये है कि आप इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, ये दोनों ज़ीरो कर दो। ठीक है, जिसका मतलब है कि 4 इज़ जस्ट 1 प्लस 3। ठीक है, सॉरी मुझे पहले वाला भी रखना चाहिए था। सो एक तरीका था 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर एक और तरीका है कि 1 प्लस 3। ठीक है, एक और तरीका है कोई सेटिस्फाई करने का? वेल, एक एटलीस्ट एक तरीका तो ऑफ कोर्स है, और वो ये है कि आप इसको 1 कर दो, इसको ज़ीरो कर दो, इसको ज़ीरो कर दो और इसको ज़ीरो कर दो, ऑफ कोर्स। तो ये जो है ये कहता है कि 4 इज़ जस्ट 4 प्लस 4। फिर एक और तरीका ये है, सॉरी 4 प्लस 4 नहीं, जस्ट 4। फिर एक और तरीका ये है कि इसको 2 कर दो, इसको ज़ीरो कर दो, इसको ज़ीरो कर दो और इसको ज़ीरो कर दो, तो इसका मतलब है कि 4 इज़ जस्ट 2 प्लस 2। ठीक है, क्या कोई और तरीका है सेटिस्फाई करने का? वेल, एक और तरीका हो सकता है सेटिस्फाई करने का, लेकिन वो तरीका ये है कि आप 4 को 3 प्लस 1 लिखो, बट दैट्स द सेम थिंग एज 1 प्लस 3, तो इसको हम डबल नहीं काउंट कर रहे। ओके, अब एक और तरीका लास्ट है, वो ये है कि आप 1 में 2 रख दो और 2 में 1 रख दो, और ये बाकी दोनों जो हैं ये ज़ीरो हैं, जिसका मतलब है कि 4 इज़ 1 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है सेटिस्फाई करने का। तो ये कितने तरीके हैं? 5, जिसका मतलब है कि P ऑफ 4 इज़ 5। ठीक है, तो हमने देखा ये कि डिफरेंट लेवल्स पे जो डिफरेंट बेसिस स्टेट्स हैं वो क्या कहते हैं, कॉरिस्पॉन्ड करती हैं द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ दैट लेवल को। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसको मैं लिखता हूँ अब कि द नंबर ऑफ बेसिस स्टेट्स एट लेवल n इज़ जस्ट P ऑफ n। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी तक मैंने जिस तरह हिल्बर्ट स्पेस बनाने का तरीका बताया है वो इस तरह से बताया है कि मैंने सिर्फ एल्स यूज़ किए हैं, मैंने L-1 बार फॉर एग्जांपल यूज़ नहीं किया, या कोई भी L-n बार यूज़ नहीं किया, यानी कि जो नॉन होलोमॉर्फिक वाले हैं वो यूज़ नहीं किए। उनकी बात हम फ्यूचर में कभी करेंगे, लेकिन अभी मैं जो हिल्बर्ट स्पेस बिल्ड कर रहा हूँ वो सिर्फ कायरल जो विरासोरो मोड्स हैं उनके साथ कर रहा हूँ बिल्ड। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे कि हमने ये देखा कि जो डिफरेंट बेसिस स्टेट्स हैं वर्मा मॉड्यूल के अंदर वो क्या हैं। अब हम ये करेंगे कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड्स हैं उनमें से कुछ के लिए हम ये डिराइव करेंगे कि फील्ड्स क्या होनी चाहिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट करूँ बहुत बेसिक एग्जांपल से, तो -2 एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। ठीक है,
तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग फील्ड क्या होनी चाहिए? हमें ये पता है कि जो स्ट्रेस टेंसर है, अगर आप उसको एक्ट करवाओ वैक्यूम पे और फिर लिमिट लो वेयर z गोज़ टू ज़ीरो, तो हमें पता है कि आंसर आना चाहिए L-2 एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। इसका मतलब है कि जो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग फील्ड है दैट सिंपली TZ। कॉरिस्पॉन्डिंग फील्ड का मतलब है ये वाली फील्ड, यानी कि अगर आपके पास कोई स्टेट है तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग फील्ड फाई होने का मतलब ये है कि ये जो स्टेट है ये इक्वल है इसके कि लिमिट z गोज़ टू ज़ीरो फाई ऑफ z एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग फील्ड होती है, ठीक है। ओके, अब ये तो बहुत सिंपल सी स्टेट थी, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग हमें फील्ड मिल गई। व्हाट अबाउट सम अदर फील्ड्स, सम अदर स्टेट्स? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि फाई, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग भी हमें फील्ड पता है कि क्या है, वो है फाई z, बिकॉज ये जो है ये इक्वल है फाई माइनस एच एक्टिंग ऑन द वैक्यूम के। तो ये तो बहुत सिंपल केस है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं, तो वो है L-1 एक्टिंग ऑन फाई। इसके कॉरिस्पॉन्डिंग फील्ड क्या होगी? वेल, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग फील्ड पता करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि पहली बात तो ये है कि हमें ये पता है कि L-1 एक्टिंग ऑन माइनस फाई जो है, सॉरी है या ये हमें आंसर देता है कि ये इसके इक्वल आना चाहिए। बट हम इसके आगे जाने से पहले हम ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जो डेरिवेटिव ऑफ फाई है उसके मोड्स क्या हैं। तो हमें पता है कि फाई जो है उसकी अगर मैं मोड एक्सपेंशन लिखूँ तो इट शुड बी z पावर माइनस n माइनस h मोड्स फाई n। फिर अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो फिर हमें मिलता है माइनस साइन और n प्लस h, और यहाँ से एक कम हो जाएगा पावर से, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह करूं कि ये जो डेरिवेटिव ऑफ फाई है इसको अप्लाई करूं वैक्यूम पे, ठीक है, तो ये क्या बनता है? ये बनता है माइनस दिस थिंग z माइनस n माइनस h माइनस 1 n प्लस h फाई n। लेकिन हमें ये पता है कि जो फाई n है वो एनाइलेशन ऑपरेटर होगा अगर n बिगर देन माइनस h हुआ। तो सॉरी, मैंने इसको वैक्यूम पे अप्लाई करना था। तो n जो है अगर वो बिगर देन माइनस h है तो वो एनाइलेशन ऑपरेटर है, जिसका मतलब है कि वो सारी की सारी टर्म्स जहाँ पे n बिगर देन माइनस h है वो तो ज़ीरो हो जाएंगी, बिकॉज वो वैक्यूम पे एक्ट करेंगी, ज़ीरो दे देंगी। तो सिर्फ वो n बचेंगे जो लेस देन और इक्वल टू माइनस h फाई होगा, सॉरी h फाई नहीं बल्कि h। ओके, तो ये वाली टर्म्स जो हैं इनके अंदर अब हम ये करते हैं कि लिमिट लेते हैं वेयर z गोज़ टू ज़ीरो। सो अगर हम ये लिमिट लें z गोज़ टू ज़ीरो तो हम देख सकते हैं कि तमाम की तमाम टर्म ज़ीरो हो जाएंगी एक्सेप्ट उन टर्म्स के जहाँ पे ये जो z की पावर है वो ज़ीरो है, बिकॉज z की पावर अगर ज़ीरो आएगी तो z आएगा ही नहीं, और z गोज़ टू लिमिट z गोज़ टू ज़ीरो लिमिट जो है वो ट्रिवियल होगी। तो ये पावर जो है वो है माइनस n माइनस h माइनस 1। तो ये ज़ीरो कब होगी? वेल, मैं दोनों साइड पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका मतलब है कि n जो है इट हैज़ टू बी माइनस h माइनस 1। तो n को अगर मैं माइनस h माइनस 1 रखूँ तो क्या बनता है? तो ये एक माइनस साइन स्टार्ट में भी है, ये याद रखना। सो माइनस h माइनस 1 प्लस h फाई माइनस h माइनस 1 एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। तो माइनस h और प्लस h तो कैंसिल हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाई माइनस h माइनस 1 एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। अब हम एक और काम करते हैं कि L-1 का कम्यूटेटर लेते हैं माइनस h के साथ, फाई माइनस h के साथ। तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या है, हमें इसका पता है इसका आंसर है h माइनस 1, क्योंकि ये प्राइमरी फील्ड का मोड है, ये याद रखना। तो मैं सिर्फ उसका वो यूज़ कर रहा हूँ कम्यूटेटर, प्लस h एक्टिंग ऑन माइनस फाई माइनस h माइनस 1। तो ये क्या बनता है? ये बनता है माइनस h प्लस 1 प्लस h एक्टिंग ऑन फाई ऑफ माइनस h माइनस 1, बट ये कैंसिल हो जाता है, जिसका मतलब है माइनस h माइनस 1। तो ये जो है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, दिस थिंग एक्टिंग ऑन दिस थिंग, ठीक है। ओके, अच्छा, अब मैं ये याद करता हूँ कि L-1 एक्टिंग ऑन ज़ीरो इज़ जस्ट ज़ीरो, बिकॉज अगर जो ये वेरासोरम मोड्स हैं अगर इनका मोड जो है ये -2 या उससे छोटा ना हो तो वो क्रिएशन ऑपरेटर नहीं होते, वो एनाइलेशन ऑपरेटर होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो कम्यूटेटर है इसमें ये दो टर्म्स आनी है, वो मैं लिखता हूँ L-1 फाई माइनस h एक्टिंग ऑन ज़ीरो माइनस दिस थिंग एक्टिंग ऑन ज़ीरो। तो ये तो खैर ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज L-1 एक्ट कर रहा है ज़ीरो के ऊपर, और सिर्फ ये बचेगा, जिसका मतलब ये है कि हमने ये शो कर दिया कि अगर आप ये कैलकुलेट करो
तो यू गेट L माइनस वन फाई माइनस एच ज़ीरो, जिसका मतलब है कि L माइनस वन एक्टिंग ऑन फाई। इसका मतलब ये है कि हमें जो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग फील्ड चाहिए थी, दैट्स जस्ट द डेरिवेटिव ऑफ फाई। तो आप एक तरह से ये लेसन लर्न कर सकते हो यहाँ से कि L माइनस वन जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग फील्ड के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करता है। तो अब मैं आपको ये भी दे सकता हूँ टास्क, या आप खुद चेक कर सकते हो कि अगर आप L माइनस वन 2 दफ़ा अप्लाई करो फाई के ऊपर, जो कि ये आप देख सकते हो कि ये लेवल 2 से है टर्म, ये लेवल 1 से नहीं है अब, सॉरी टर्म नहीं स्टेट, तो ये देगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फाई। और अगर आप L माइनस वन 3 दफ़ा एक्ट करवाओ, जो कि अब थर्ड लेवल से है, लेवल 3 से, तो ये 3 दफ़ा डेरिवेटिव अप्लाई करेगा फाई पे। तो L माइनस वन कैन बी थॉट ऑफ एज अ डेरिवेटिव, ठीक है, इन द फील्ड सेंस, ठीक है। अच्छा, एक और इसी तरीके से हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं, और वो ये है कि L माइनस टू जो है वो अगर एक्ट करता है इस किसी चीज़ के ऊपर, तो ये आप चेक कर सकते हो यूजिंग मोड्स, ये एक और एक्सरसाइज है। लेकिन हमें ये पता है कि L माइनस टू काइंड ऑफ टी जो टी देता है, तो ये आपको देगा T टाइम्स फाई, बट ये दो फील्ड्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमें इनका नॉर्मल ऑर्डर लेना पड़ेगा, तो मैं इसको फाई टाइम्स टी भी कह सकते हो आप उसको, एक्टिंग ऑन जी, राइट। तो ये नॉर्मल ऑर्डर जो है ये टी के साथ तब आएगा जब आप L माइनस टू अप्लाई करोगे किसी उसके ऊपर, लोएस्ट सॉरी हाईएस्ट वेट स्टेट के ऊपर, या फिर प्राइमरी स्टेट के ऊपर। तो हमने अब वो फील्ड्स भी देख लिए हैं कि वो किन फील्ड्स को कॉरिस्पॉन्ड करती हैं, ये सिंपल जो होती हैं क्या कहते हैं स्टेट्स इन द वर्मा मॉड्यूल। सो इस वीडियो के ख़त्म करने से पहले हम एक छोटा सा रिजल्ट डिराइव करेंगे, और वो रिज़ल्ट ये है कि हमें ये पता है कि L माइनस वन एक्टिंग ऑन सम हाईएस्ट वेट स्टेट जो है उसका जो नॉर्म स्क्वेयर्ड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर नॉन नेगेटिव होना चाहिए एक्चुअली, अगर तो हमें यूनिटैरिटी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको यूज़ करें स्टेट को, क्योंकि हमें पता है कि ये स्टेट अब हम बना सकते हैं हमारी थियोरी के अंदर, तो इसकी सिंपली क्या बनेगा, फाई ऑन दिस थिंग माइनस दिस। तो अब हम यहाँ पे विरासोरो अलजेब्रा यूज़ कर सकते हैं, तो दिस बिकम्स फाई L नॉट फाई, बट L नॉट जब फाई पे एक्ट करेगा तो वो सिर्फ H दे देगा हमें, बट H एक नंबर है तो वो बाहर निकाल लो, तो 2H, और सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास, एंड दैट शुड बी 2H बिकॉज हमने ये इसको नॉर्मलाइज किया हुआ है 1 पे। तो अगर तो ये बिगर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो ये भी बिगर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, जिसका मतलब है कि जो कन्फॉर्मल वेट है किसी भी प्राइमरी फील्ड का वो नॉन नेगेटिव का मतलब है बिगर देन या इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए अगर आपको यूनिटैरिटी चाहिए। और अगर आपको याद हो तो काफ़ी वीडियोस पहले हमने यही जो रिज़ल्ट है वो एक और तरीके से भी देखा था। हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास दो प्राइमरी फील्ड्स का वो है 2 पॉइंट फंक्शन, तो हमने कहा था कि अगर ये फाई आई है, ये फाई जे है, तो इट शुड बी डी आई जे, इनके कन्फॉर्मल वेट्स जो हैं ये सेम होने चाहिए, डिवाइडेड बाय जी माइनस डब्ल्यू 2 टाइम्स एच आई। और मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे एच आई जो है ये नेगेटिव हो तो ये जो जी माइनस डब्ल्यू का फैक्टर है ये न्यूमरेटर में चला जाता है, जिसका मतलब ये है कि जेड माइनस डब्ल्यू जो है जितना बड़ा होगा कोरिलेशन उतना ज़्यादा होगा, जो कि काउंटर इंटुइटिव, ऐसा नहीं होता। तो हमने इस बेस पे उस वक्त ये डिड्यूस किया था कि एच जो है इट शुड बी नॉन नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट है कि एच नॉन नेगेटिव है बिकॉज ऑफ यूनिटैरिटी, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो यूनिटैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन CFTs, अगर आप उसको पार्टिकल फिजिक्स के लिए या फिर एनर्जी फिजिक्स के लिए यूज़ कर रहे हो। तो यूनिटैरिटी भी ये कहती है कि एच हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, सो हम यहाँ पे एक और नॉर्म कैलकुलेट करते हैं, और वो है L माइनस टू एक्टिंग ऑन सम प्राइमरी स्टेट, और इसका नॉर्म स्क्वायर कैलकुलेट करें अगर हम, तो बनता है फाई L2 L माइनस टू दिस थिंग। अब इस पर अगर हम विरासोरो अलजेब्रा अप्लाई करें तो दिस बिकम्स 4L0 प्लस C/2, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इसमें बनेगा 4L0 वाली टर्म अलग आ जाएगी, प्लस C/2 वाली टर्म अलग आ जाएगी, तो 4 आप बाहर निकाल लो, L0 जो है दैट जस्ट गिव्स यू H, तो H भी आप बाहर निकाल लो, और इस तरह। तो ये अगेन 1 है, ये अगेन 1 है नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो दिस गिव्स अस 4H प्लस C/2, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
ज़ीरो एज वेल, बिकॉज ये नॉर्म जो है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर तो ये बात सही है, इसका मतलब ये है कि सी जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी सी जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी एक मिनट रुको, ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 h, या तो अब ये जो है रिजल्ट कि किसी भी एज के लिए ठीक है, किसी भी एज के लिए ठीक है। तो अब अगर मैं एज को ज़ीरो पुट करूं, विच मीन्स कि मैं बात कर रहा हूं आइडेंटिटी ऑपरेटर की, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है उसका जो कन्फर्मल वेट है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ज़ीरो पुट करूं, जिस मीन्स कि सी हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, जिसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल चार्ज है ये भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए बिकॉज ऑफ यूनिटैरिटी, क्योंकि ये रिज़ल्ट कहाँ से आया है, ये रिज़ल्ट आया है यहाँ से कि आप ये इम्पोज कर रहे हो कि जो नॉर्म्स हैं स्टेट्स के वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो नॉर्म अगर किसी सब तमाम के तमाम स्टेट्स के नॉन नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि द सेंट्रल चार्ज शुड बी नॉन नेगेटिव एंड द कन्फॉर्मल वेट्स शुड बी नॉन नेगेटिव। तो ये बहुत पावरफुल रिजल्ट्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ख़ास तरह की स्टेट्स की जो कि CFTs में अराइज होती हैं, और उन स्टेट्स की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं CFTs के अंदर, उनको हम नल स्टेट्स कहते हैं। तो until the next video, bye.